हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा एवं यूपी का भी जो एसआई का एग्ज़ाम होता है, या फिर अन्य स्टेट में भी जो एएसआई के एग्ज़ाम होंगे, या फिर शिक्षक भर्ती जो होता है अन्य स्टेट में, या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहीं भी जो सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोर और लेस सेम ही तरीके से और आसपास से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो एक्सप्लेनेशन से और फिर जो क्वेश्चन होंगे उससे आइडिया मिलेंगे। ठीक है, और इसके आसपास से ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का है PYQ, और ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती मतलब खंड स्तर, और जिला स्तर। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती मतलब खंड स्तर एवं जिला स्तर पर, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 20 लाख से अगर कम है जनसंख्या तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, 20 लाख ही है। ठीक है, 20 लाख जनसंख्या, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। ठीक है, अगर राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ग्रासरूट लेवल के लोकतंत्र से संबंधित है कौन? तो पंचायती राज पद्धति है। ठीक है, तृणमूल लोकतंत्र मतलब ग्रासरूट लेवल का जो डेमोक्रेसी होता है वो क्या किससे संबंधित है? तो पंचायती राज पद्धति से। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। तृणमूल लोकतंत्र, ग्रासरूट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, तृणमूल लोकतंत्र मतलब ग्रासरूट डेमोक्रेसी अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया और इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाने लगा है। स्पष्ट है कि राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है जिसमें संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। वर्ष 1993 में संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आता है क्या क्या? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद आता है। डी आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आएगा। डी आंसर हो जाएगा। देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं।
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में है पंचायत का गठन करने का परिकल्पना। ठीक है, भाग 9 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में की गई है। ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार, भाग 9 के अनुच्छेद 43 ख के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 73वें संशोधन में सम्मिलित कौन कौन है? तो वो है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत तो नगर पालिका में आएगा ना। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो बी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, केवल 1, 2 और 3 बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ आएगा। 73वें संशोधन 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सम्मिलित है। जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका, परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या क्या? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र अनुच्छेद 243 ग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 243 ग 2 के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथा साध्य एक ही हो। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के प्रावधानों के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 के तहत किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है तो 21 वर्ष की आयु। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है कितनी आयु? तो 21 वर्ष की आयु। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो पंचायत का इलेक्शन लड़ सकता है। सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी
कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। सी आंसर होगा। नगर परिषद में चुने जाने के लिए वह तभी योग्य होगा जब वह उस नगर की मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आना है पूछ रहा है। तो न्यायिक पुनर्वीक्षण जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, तो न्यायिक पुनर्वीक्षण जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है। बी आंसर हो जाएगा। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन ये आएगा। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, तो इस भी आएगा। इनमें से कोई नहीं, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, यह न्यायपालिका की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है, तो बिहार में है। ये आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में, तो बिहार में है। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था है जिन्हें 3 माह तक की जेल एवं 1000 रुपए तक जुर्माना की सजा सुनाने की शक्ति प्राप्त है। इसको ध्यान रखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था है जिन्हें 3 माह तक जेल एवं 1000 रुपए तक जुर्माने की सजा सुनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो स्थानीय शासन की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित कर, वित्त प्राप्त करने की शक्ति, तो केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। ठीक है, ये विशेषता जो है स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है, केंद्रीय नियंत्रण। वैधानिक स्थिति है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, कर आरोपित कर, वित्त प्राप्त करने की शक्ति है, लेकिन ये केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। स्थानीय शासन के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसे और अच्छे से डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा कतिपय कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति तो स्थानीय शासन की विशेषताएं हैं, परंतु केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने से तो इनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये भी संवैधानिक इकाई है, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई झ के अंतर्गत किया। ठीक है, 243 आई के अंतर्गत किया गया है। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए गठित किया गया है। ठीक है, यह पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए गठित किया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो वो है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग है, सी आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 झ मतलब 243 आई के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने हेतु उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 243 आई के अंतर्गत आता है ये राज्य वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है, बी आंसर होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाली करों और शुल्कों आदि के निर्धारण हेतु संस्तुति के लिए एक वित्त आयोग होगा, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कर लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट का बनाऊं तो आपको मिल सके। पॉलिटी तो अब लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, हो सकता है 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। और भी हिस्ट्री के काफ़ी वीडियो, मतलब हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा चुका है, ज्योग्राफी भी लगभग कंप्लीट है और पॉलिटी भी अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। और बीपीएससी का फुल लेंथ भी 10 पेपर करवाया जा चुका है 10 साल का, और यूपी का भी करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको जा कर के कीजिए, क्योंकि जो भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन ये सब पूछ दिए जाते हैं, वो उससे आसपास से क्वेश्चन आते रहते हैं किसी भी पेपर में, तो उसको कीजिए, उससे आइडिया भी मिलता है और आप कर लेते हैं। कम से कम अभी तक 5-6 हज़ार क्वेश्चन डाल चुका हूँ, सारे सब्जेक्ट अगर मिला दिया जाए तो अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे आप एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है, अगर इतना कर लेते हैं तो जितना भी अभी तक सब्जेक्ट करवाया जा चुका है, हिस्ट्री करवाया जा चुका है, ज्योग्राफी करवाया जा चुका है, पॉलिटी हो रहा है अभी, ठीक है, और मैपिंग के भी काफ़ी वीडियो हैं, तो सारा करके स्टैटिक पोर्शन कम से कम 3-4 सब्जेक्ट, और बिहार का भी 10 साल का पेपर है, तो उससे आइडिया काफ़ी मिलेगा। आप करिए उसको, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो किससे? तो नगरपालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है, तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा की गई है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 से, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगरपालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क, ठीक है, भाग 9 क तथा 243 त से 243 य 6 तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है नगरपालिका के लिए, और इसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं, ध्यान रखेंगे, 18 विषय हैं इसमें, और ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है नगरपालिका के लिए। और ये कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है? भाग 9 क में इसका प्रावधान किया गया है नगरपालिका के लिए। भाग 9 क में ये अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया है
डिटेल्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दर्जा दिया गया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखेंगे, मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार अनुच्छेद 243 ग में नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष नियत की गई है, अतः मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं है? तो नागरिकों की शिकायतें। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायतें, ए आंसर हो जाएगा। स्थानीय इकाइयों पर नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। स्थानीय इकाइयों पर नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ये पूछ रहा है क्या कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय शासन तो है ना भारत में। ठीक है, नगर पालिका और पंचायत के स्तर पर। ठीक है, स्थानीय स्वशासन स्थानीय शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है ना, लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर पंचायत, नगर पालिका, है ना। देखिए, स्थानीय निकायों के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं, ये तो सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, तो ये भी सही है। और स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन पहला सही नहीं है, ए आंसर हो जाएगा। ए सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा था। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय शासन के लिए उपबंध अनुच्छेद 40 एवं भाग 9 तथा भाग 9 क में किए गए हैं, अतः स्वतंत्र स्थानीय शासन का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 है, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद ये कहाँ पे है? तो असम में है। ठीक है, ए का दूसरा हो जाएगा। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम में। और मंडल प्रजा परिषद कहाँ है? तो मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में है। और जनजातीय परिषद कहाँ है? तो जनजातीय परिषद जो है ये मेघालय में है। और ग्राम पंचायतों का अभाव मिजोरम में है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का अभाव है, यहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं है मिजोरम में। तो क्या हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम में है, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में है, और जनजातीय परिषद मेघालय में है, और ग्राम पंचायतों का अभाव है मिजोरम में। यहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं है मिजोरम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये कथन और कारण का प्रश्न है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, तो ये सही है। और संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुद्धार हो गया है, तो ये भी सही है।
तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, तो ये सही है। और संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है, तो कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, स्पष्टीकरण करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर सही और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। एक्सप्लेनेशन देखिए, 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुद्धार किया है, इसलिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। अतः दोनों वाक्य सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग को कोई भूमिका नहीं है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। संघीय वित्त की भूमिका भी होती है, वो भी सुझाव देता है। ठीक है, स्थानीय निकायों को वित्त करने के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, तो ये भी सही है। ये मतलब कि ये आर सही है। ठीक है, आर सही है, ए गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ए गलत, आर सही। देखते हैं ये कारण फिर से देख लेते हैं एक बार। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। ठीक है, पंचायत और नगरपालिका मतलब कि राज्य स्तर के ही विषय हैं, ध्यान रखेंगे। डी आंसर हो जाएगा। ए गलत, परंतु आर सही हो जाएगा। डी आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन गठित संघीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित होने वाले करों एवं संदायों के संदर्भ में अनुशंसा प्रदान करने के साथ साथ राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्यों के संचित निधियों के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय पर भी विचार करता है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार कथन ए गलत जबकि आर सही है, अतः अभीष्ट विकल्प डी होगा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो किस अवधि के अंदर? 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। सी आंसर हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस भाग में पंचायतों का गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243E36 243E का उपखंड 3 का उपखंड 6 के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, तो ये गलत है। ठीक है, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल
मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही सही नहीं है। बाकी राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, तो ये सही है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, तो ये भी सही है। और उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है, तो ये भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख से अधिक न हो। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं की कुल मूल्य 50 लाख रुपए से 20 लाख रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, 20 लाख से 1 करोड़ तक के माल या सेवाओं के कुल मूल्य की सुनवाई स्टेट कमीशन, जबकि 1 करोड़ से ऊपर तक के माल या सेवाओं के मूल्य की सुनवाई नेशनल कमीशन करता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है पंचायती राज संस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नागालैंड में नहीं है, असम में है, केरल में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड में नहीं है। देखिए, वर्तमान में मिजोरम, दिल्ली, नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, मिजोरम, दिल्ली और नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना देखेंगे कि आप बीपीएससी में, ये जो आईएएस 2010 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन उठा करके, और मेरे ख्याल से 67वीं बीपीएससी या 67वीं 68वीं में ये क्वेश्चन डाला हुआ है मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान जहाँ तक आ रहा हो, आप चेक करेंगे, यही हूबहू क्वेश्चन मेरे ख्याल से डाला हुआ है। ठीक है, तो PYQ करने का बहुत रोल होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एकदम हूबहू रिपीट हो जाते हैं। जो आईएएस है या पीसीएस में जो अदर स्टेट का पूछा गया क्वेश्चन होता है, हूबहू जो क्लिष्ट क्वेश्चन होता है उसको उठा कर डाल दिया जाता है। नगर क्षेत्र को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ये सभी स्थान जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्य में लगी हो। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ये सभी स्थान, तो कौन सा सही नहीं है भारत के जनगणना के अनुसार? तो जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो, ये सही नहीं है। क्या सही है? जो नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो, ये सही नहीं है, बाकी सही है। जो नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, और जहां जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो ये सब नगरपालिका नगर क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, नगर क्षेत्र निर्धारित करने का ये है, लेकिन ये 60% अकृषीय क्षेत्र में लगा हो, ये नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं,
ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, कॉरपोरेशन, छावनी बोर्ड या अनुसूचित नगर क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी आदि शामिल हों, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित सभी 3 शर्तें एक साथ पूरी हों। क्या क्या? तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि में हो। ठीक है, यहाँ पे 60% बोल रहा था तो इसलिए गलत हो गया था। कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में संलग्न हो, मतलब गैर कृषि कार्यों में, और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तब वो नगर क्षेत्र निर्धारित होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है देखना है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ये भारत में महानगर योजना समिति, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है भारत में महानगर योजना समिति के लिए? तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, तो सही है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, तो ये सही है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, तो ये भी सही है कि उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है महानगर योजना समिति। ठीक है, और उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, तो ये नहीं है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, तो ये सही नहीं है। तो 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZE 74वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZE के तहत देश के प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। तथापि इसका कार्य विकास योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित सरकार को भेजने तक सीमित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नगर कस्बा है और स्थानीय निकाय सुमेलित कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो गाजियाबाद नगर पालिका परिषद ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, लखनऊ छावनी परिषद ये है, कानपुर नगर निगम, काकोरी ये नगर पंचायत ये है, लेकिन गाजियाबाद नगर पालिका परिषद ये नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि नगर निगम है। अन्य विकल्प सही हैं। लखनऊ में नगर निगम के साथ साथ छावनी परिषद भी है। ठीक है, दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। या पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हों या फिर अदर स्टेट में किसी में भी आप जनरल कंपटीशन के लिए, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जहाँ भी समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए स्टैटिक पार्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस या इकोनॉमी, ये सारे पार्ट मतलब कि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ठीक है, तो इसको कीजिए। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।